अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिपल पावर आईसी वाली कॉलकॉम फोन को। मीडियाटेक का तो देख लिया है। कॉलकॉम के अंदर देखेंगे 3 पावर आईसी के बाद फिर ऐसे फोन को देखेंगे जिसकी स्कीमेटिक नहीं है, उसकी देखेंगे। पहले स्कीमेटिक वाले का देखेंगे, फिर विदाउट स्कीमेटिक देखेंगे, फिर सैमसंग के फोन को देखेंगे एक्साइनस वाले सीपीयू का, बाकी सैमसंग में मीडियाटेक कॉलकॉम। क्योंकि सैमसंग में मीडियाटेक कॉलकॉम अगर आता है तो वो सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे मीडियाटेक कॉलकॉम हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्साइनस के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ टर्म जो है लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर डुअल सीपीयू वाले देखेंगे, यानी जिसके अंदर बेसमेंट सीपीयू अलग से आ गई है और उसके अंदर 4 पावर आईसी और 5 पावर आईसी भी दिख रही है। और उसके बाद हम कुछ और प्रीमियम फ़ोन के बारे में बात करेंगे, जैसे वन प्लस में एक दो मॉडल्स हैं। ओपन हो जाने देते हैं इसको। तो ये जो हमारा फ़ोन रहेगा जिसमें ट्रिपल पावर आईसी है, वो हो जाएगा हमारा K20 Pro हो सकता है और K30 Pro भी हो सकता है। देखते हैं अभी इनमें से जो भी है। K40 Pro भी हो सकता है। क्योंकि हमें समझना है कि 3 पावर आईसी वाले के अंदर होता क्या है, ठीक है। और 8150 का जो सीरीज होता है और 7250 का जो सीरीज होता है, दोनों लगभग सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी। ठीक है, इसको हम ओपन हो जाने देते हैं। रेडमी का K20 Pro या K30 Pro ओपन कर लेते हैं पहले। K40 Pro के अंदर क्या है एक बार हार्डवेयर सोल्यूशन देख लेते हैं। इंटरनेट स्पीड शायद थोड़ी स्लो है। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है सबको? कंफर्म कर दीजिए एक बार, वॉइस आ रही क्लियर? जी सर, आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल PM, 2 PM इधर लगा हुआ है और बैक साइड में एक चार्जिंग वाली जो मेन PM है और साथ में साथ BQ लगी हुई है। यानी कि ये फ़ोन को हम देखें तो इसके अंदर पोको X3 Pro की तरह ही सर्किट होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज है। क्लॉक यहाँ पे अलग से लगा हुआ है, क्लॉक बफर आईसी, तो इसे पढ़ना चाहिए मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस बोर्ड भी है और स्कीमेटिक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले इसे पढ़ना चाहिए। और रनिंग में बहुत ज़्यादा पोको X3 Pro चल रहा है, तो पोको X3 Pro भी हम लोग देखेंगे। उसकी स्कीमेटिक नहीं है लेकिन उसको देखेंगे। तो इसके बाद वाला टॉपिक होगा, इसके बाद का जो फ़ोन होगा वो पोको X3 Pro का सर्किट होगा, कैसे उसको देखना है। अभी फिलहाल रेडमी K40 Pro को समझते हैं एक बार किस तरह से इसका है। और जितने भी ये लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, वन प्लस वगैरह जो फ़ोन है हमारे, उसके अंदर भी इस तरह की सर्किट दिख रही है। और ये सिंपल सर्किट है, 3 पावर आईसी के बेस पोको X3 Pro वाली जैसे होती है वैसे ही, बस थोड़ा सा सर्किट इसमें चेंज है। क्लॉक बफर आईसी बाहर लगी है, यानी अलग से लगी हुई है। और हमारे इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है 2-4 दिनों से, इधर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप लोग के साइड भी सही है अभी? जी, इधर सही है। जी सर। चलिए एक बार हम बोर्ड को लेआउट से मैच कर लेते हैं कि फिजिकली वही है ना। हाँ वही है। तो अब एक किसी भी फोन को पढ़ने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? चार्जिंग आईसी से। तो उससे भी पहले हमने अभी तक क्या समझा है कि BQ चार्जिंग आईसी जो होती है वो परमिशन देती है वीबस को एंट्री करने के लिए। यही समझा हमने अब तक? वीबस सप्लाई को एंट्री करने का परमिशन कौन देता है? BQ चार्जिंग आईसी। तो हम BQ चार्जिंग आईसी को कॉपी करेंगे और इसको जो है स्कीमेटिक में सर्च कर लेते हैं। आप चाहे तो स्कीमेटिक को कंबाइन भी कर लेते सकते हो, लेकिन स्क्रीन काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करते हैं। नहीं तो हम चाहे तो यहाँ से कंबाइन करके दोनों को एक साथ लगा सकते थे। कंबाइन यहाँ पे दे रहा है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है। ये क्लियर है? जी सर। वही है जो पहले बताया था। क्या हो रहा है एक बार बता देता हूँ। वीबस सप्लाई ड्रेन पे आएगी
और डायरेक्ट एक रजिस्टर से होके VAC होके यहाँ पे पहुंच जाएगी E7 नंबर की पिन पे, सेम टू सेम पोको X3 Pro के अंदर जैसा हुआ था। और उसके बाद यहाँ से OBP गेट आउट होगा 5 वोल्ट, जो इस N चैनल मॉसफेट को ऑन कर देगा, तो इसकी ड्रेन की जो पावर है वो सोर्स पर ड्राइव हो जाएगी और वही V बस बन जाएगी। और वही V बस BQ के अंदर भी एंट्री कर जाएगी और मेन PM के अंदर भी एंट्री कर जाएगी, यानी कि मेन चार्जिंग IC के अंदर भी एंट्री कर जाएगी। तो मेन चार्जिंग IC यहाँ पे एक मास्टर दिख रहा है जो कि हमारी BQ है, और इसके बाद यहाँ पे आ गया मेन चार्जिंग IC U5200। एक बार हम रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर V बस की एंट्री होते हैं, MID पावर बन जाएगी। MID पावर का यूज कहीं पे नहीं है इसमें, इसका मतलब होता है MID बनने का मतलब है कि इसके अंदर का इंटरनल लॉजिक V बस वाला सेक्शन ऑन हो गया है, यानी IC ऑन हो गई है और उसकी VPH पावर बनने लगेगी। अगर नहीं बनती VPH पावर तो सीधा सीधा हम इसके अंदर ये इंटरनल पावर कैप दिख रहा है, इसको देखेंगे और VARB का जो कैप है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। VARB, तो यहाँ पे दिख रहा है VARB चार्जिंग, ये कैपेसिटर को रिमूव करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा VPH पावर बनने लगेगा। फिर से हम आ जाते हैं वहीं पे जहाँ से उसको हमने ड्रॉप किया है, यानी कि वहाँ पहुँचने के लिए मुझे फिर से VPH पावर को कॉपी करेंगे तो पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगा। चलिए हम यहाँ पे सीधा टाइप कर देते हैं V बस, ठीक है। तो ये हमारा U5200 चार्जिंग IC है जिसका नंबर है PM8350BH। ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग मॉडल के अंदर आ रहा है इस समय, जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं जिसकी स्कीमेटिक है या नहीं है, बहुत सारे फ़ोन देखा हमने जिसकी स्कीमेटिक नहीं भी है तो उसके अंदर ये IC लग के आ रही है। तो उसको रिपेयर आप इसी फ़ोन के स्कीमेटिक से करोगे। K40 का स्कीमेटिक ओपन करके आप उस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करोगे। तो इसका बिटमैप भी है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी है, इसका स्कीमेटिक लेआउट पूरा है यहाँ पे, यानी कि ये IC किसी भी फ़ोन के अंदर लग के आ जाएगी तो हम उसको पूरी तरह से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उस फ़ोन का बिटमैप अगर है तो फिर वो फ़ोन 100% सर्किट लेवल पे काम करने के लिए उसमें आप सक्षम रहोगे। लेकिन अगर बिटमैप नहीं है तो फिर उसमें आपका जो है आपका खुद का स्किल काम आएगा वहाँ पे, कि किस तरह से आप मल्टीमीटर चला रहे हो, वहाँ पे कौन सी पिन पे मल्टीमीटर रखे हो आप काउंट करके, और कौन सी कंपोनेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब बिटमैप नहीं होता है तो लोकेशन ढूंढना पड़ता है खुद मल्टीमीटर से, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वीबस की एंट्री के बाद VPH पावर बनेगा, VPH पावर रिटर्न IC के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बूट कैप नजर आ रहा है क्या कहीं? यहाँ पे बूट कैप नजर आ रहा है VPH के साथ में कनेक्टेड है जरूर। यहाँ पे VPH पावर VPH के साथ में कनेक्टेड नहीं है, एज ए BQ कनेक्टेड, जिस तरह से BQ में कनेक्ट होता है उस तरह से यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है V ड्राइव हायर, V ड्राइव लोअर, लोअर लिखा हुआ, एक साइड 8 वोल्ट बनेगा, एक साइड 4 वोल्ट बनेगा। ये हमारा बूट कैप है यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ, यानी कि जिस भी फोन के अंदर ये चार्जिंग IC लगने वाली है उसमें हम VPH के साथ में बूट कैप नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। वो बूट कैप VPH के साथ कनेक्टेड नहीं होगी। अब आपने अगर शुरू से इस तरह से पढ़ाई किया है कि VPH के साथ बूट कैप का कैपेसिटर होता है तो आप इसको ढूंढते रह जाओगे, उस बोर्ड में आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि VPH पावर बूट कैप पे 8 वोल्ट बन गई तो फिर हमें आगे क्या करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है VBAT कनेक्टर माइनस, तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे नाम का कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। ये VBAT कनेक्टर प्लस लाइन होना चाहिए, क्योंकि VPH पावर रिटर्न इन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ से ड्राइव होगा तो बैटरी को चार्ज करने के लिए है। तो ये माइनस तो नहीं लिखना चाहिए, प्लस लिखना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए VBAT थर्मल और VBAT, ये बैटरी कनेक्टर है। अब इसमें आपको पता है बैटरी BS माइनस और बैटरी BS प्लस क्या है एग्जैक्ट। हमने उस दिन बताया था कि जब बैटरी लगती है तो BS प्लस वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाती है और BS माइनस वाली बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाती है। और ID थर्मल हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो बैटरी की जो सेंसर लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, वैसे तो ये पैक सेंस पॉजिटिव ही है, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल ही है। ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसका नाम VBAT कनेक्टर माइनस लिखा हुआ है वो प्लस। और पैक सेंस माइन जो दिख रहा है यहाँ पे प्लस, ये लाइन भी हमें चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक पैड लगा हुआ है लेयर के अंदर, और ऐसा हो सकता है कि सील्ड ओपन करते समय या वाटर डैमेज के टाइम ये ब्रेक हो जाए और हमारा पैक सेंस पॉजिटिव जो है ओपन हो जाए, तो हमारी सेंसर लाइन ओपन कही जाएगी, जिसमें हमारा फोन बैटरी से ऑन नहीं होगा। अदर साइड यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्राउंड लाइन में करंट सेंस रजिस्टर का यूज यहाँ पे कर दिया गया है, जबकि ये कॉलकॉम का फोन है और कॉलकॉम में ऐसा नहीं होता है। करंट सेंसिंग रजिस्टर हमारा पॉजिटिव लाइन में लगा होता है, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा सीधा होता जा रहा है आने वाले फोन के अंदर जो भी लेटेस्ट आ रहा है। जबकि ऐसा होता था मीडियाटेक के अंदर ग्राउंड लाइन में करंट सेंसिंग रजिस्टर लग के आता था और यहाँ पे ग्राउंड लाइन में लगा के रख दिया, उल्टा कर दिया, मीडियाटेक की तरह इसको यूज कर लिया।
तो आई बैट सेंस पॉजिटिव और आई बैट सेंस, आई फॉर करंट, बैटरी सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस लाइन है, मीन्स ये दोनों लाइन पे ग्राउंड आपको मिलने वाला है, नीचे भी ग्राउंड और ऊपर भी ग्राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल में दोनों बैटरी का प्लस टर्मिनल है, और ग्राउंड टर्मिनल सेंस कहाँ हो रहा है, यानी कि बैटरी का ग्राउंड सेंस में यही दो लाइन बस दिख रहा है सेंसर के, बैटरी की ग्राउंड सेंस हमें नहीं दिख रही है। तो हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन याद रहे ये बैटरी BS माइनस और बैटरी BS प्लस भी हमारी बैटरी की सेंसर लाइन ही है। बैटरी कनेक्ट होते ही पैक सेंस माइनस और बैटरी BS प्लस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और बैटरी BS माइनस जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट करने के बाद, यानी कि जब आप ओपन कंडीशन में चेक करोगे तो 56 नंबर आपका ग्राउंड नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 78 नंबर भी आपका ग्राउंड नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि आपकी सेंसर लाइन ओपन है। आपको दोनों लाइन पे ट्विजर से सॉर्ट करना है बैटरी की, मतलब बोर्ड का कहीं ग्राउंड और BS माइनस वाली बैटरी टर्मिनल जो सर्किट है, और उसके बाद यहाँ पे बजर तब भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 100 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि ये कनेक्टिविटी ओपन नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि ये 50 ओम से नीचे रहता तब बजर आता। तो आपको ये ओपन जैसा दिखेगा, ग्राउंड नहीं दिखेगा, तो वहां पे आप परेशान मत होना, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे V बैट माइनस जो है वो ग्राउंड नहीं है, लेकिन लगने के बाद ये ग्राउंड होगा, ठीक है, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से। और दूसरा साइड जो दिख रहा है ये ऑलरेडी हमारा 79 और 80 नंबर की पिन जो है ऑलवेज ग्राउंड होगी। फिर यहाँ पे चार्जिंग फीडबैक की कुछ पुल डाउन रजिस्टर दिख रहा है जिसको बोर्ड में लगाया गया है। यहाँ पे बैटरी ID लाइन को देखो, यूज नहीं है जिसका, उसको इस तरह से यहाँ पे ग्राउंड करके छोड़ दिया गया। तो हमें इस लाइन को भी चेक करना है कि कितने वैल्यू से उसको ग्राउंड किया गया है, उतना वैल्यू होना चाहिए। आप इसके जगह पे कोई दूसरा रजिस्टर नहीं डाल सकते, जो वैल्यू ग्राउंड में होती है वो देखना जरूरी है, और साथ ही साथ उनका ग्राउंड वाला सर्किट भी ओपन नहीं होना चाहिए। अदर साइड जो ग्राउंड पिन है वो भी सील्ड निकालते टाइम ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की कंडीशन में आपका फोन जो है फेक चार्जिंग में आ जाएगा या फिर रिस्टार्ट कंडीशन में आ सकता है। तो आपको जितने भी ग्राउंड दिख रहे हैं ये ग्राउंड भी चेक करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम ओके दिख रहा है जो कि पावर गुड का काम करता था, फिलहाल यहाँ पे इसका यूज नहीं किया गया। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे फोन में इस सिस्टम ओके का यूज करे। तो अगर यहाँ पे सिस्टम ओके नहीं है इस PM8350BH के साथ में, तो आखिर सिस्टम ओके का काम कौन कर रहा है यहाँ पे। और VARV चार्जिंग कैप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको रिमूव करने से VPH पावर का जब ड्रॉप कंडीशन आएगा तो आप इसको रिमूव करोगे। बाकी यहाँ पे इंटरनल पावर में आपको एक VPH पावर दिख रही है जो इसकी इनपुट साइड है, ये यहाँ पे आउटपुट नहीं हो रही है। और ये L2B जो यानी कि V रेगुलेटेड 2 पावर है, ये मेन पावर IC से आ रही है, ये 3 वोल्ट सप्लाई, ये भी इन हो रही है। डायरेक्शन उल्टा बना हुआ है यहाँ पे, दोनों इन हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी हम चेक करेंगे, ये भी इसका यहाँ पे इनपुट होना जरूरी है। बताइए सर, ये जो BS प्लस और BS माइनस, इससे फोन में क्या फॉल्ट आएगा सर? इससे बैटरी की सिंपटी लोगो आएगी, फोन बैटरी से ऑन नहीं होगा, सेंसर लाइन है ना ये। जी, तो यहाँ पे सर जैसे हम बैटरी कनेक्टर पे GR चेक कर सकते हैं, इस पे ये लाइन ओपन नहीं, है कि आप नहीं? बैटरी कनेक्टर पे उस पॉइंट पे GR आपको, ये 100 ओम रजिस्टर है तो मिलेगी, ठीक है, GR मिलेगी। जी लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि वहां पे GR नहीं है और आप चेक कर रहे हो, ठीक है, आप जी IC उठा के चेक कर रहे हो तो GR नहीं है, IC लगा दोगे तो GR मिलेगी। दोनों में 100 ओम की रजिस्टर लगी हुई है तो GR जी मिलेगी। सर। अगर अगर हमारा यहाँ पे हाई वैल्यू लगा होता, मान लो 1 मेगा लगा होता तो GR नहीं मिलेगी, ये कंडीशन भी होता है, ठीक है। जी सर। 100 के ओके लगा सर। हुआ है तो GR नहीं मिलेगी, ये कंडीशन भी होता है। तो आपको देखना चाहिए इस तरह की कंडीशन में कि उसका दूसरा साइड IC के अंदर कनेक्टेड है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे आप GR बैटरी की उस BS प्लस और माइनस पे चेक कर सकते हो, सीधा मिलेगा GR वहां पे। अब इसके अंदर पावर गुड नहीं है, तो पावर गुड का काम है कहाँ पे, तो हम एक बार IC का नंबर फिर से टाइप कर देते हैं U5200 और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी पावर गुड जैसा अभी नहीं दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केबल पावर भी नहीं दिख रहा, तो कैसे हम कंफर्म करें कि पावर गुड कहाँ पे है। फिर यहाँ पे CCID1 ID2 चार्जिंग आउट SBU1 2 DPDM, ये सारी चीजें कॉमन है जो हमारी MCU IC द्वारा भी कंट्रोल होता है, और डायरेक्ट ये हमारा सब बोर्ड से कनेक्टेड है, और DPDM सब बोर्ड से तो कनेक्टेड है, CPU में भी कनेक्टेड होगा। बाकी इसके आगे और देखते हैं, चार्जिंग वाली वीडियो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। फोर्स ये आइडियल पॉइंट है इसके अंदर, और इसके अंदर देखिए 8350BH के अंदर लाइट का भी सेक्शन है।
तो ऐसा हो सकता है कि किसी फोन के अंदर इसी आईसी से ओलेड डिस्प्ले के लिए ग्राफिक और लाइट की वोल्टेज भी जनरेट करा सकते हैं, तो वहां पे भी ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये इसके अंदर का वो सेक्शन है जो कंट्रोल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कीपैड पावर दिख रहा है, यानी ऑन ऑफ बटन है ये, और उसके नीचे एसपीएमआई लॉजिक है और एक ऑप्शन की पिन है। इसके बारे में भी आपको पहले से पता होगा। कितने लोगों को इस पिन के बारे में ऑलरेडी पता है? ऑप्शन जो लिखा हुआ है 103, 103 नंबर की पिन। अगर आपने पीएमआई 632 का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको ऑप्शन पिन के बारे में काफी पहले से पता होगा। पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसके वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है बताएंगे? हाँ जी, आ सकती है क्या? आएगी अगर ये डैमेज हुआ। हाँ, ये उसमें चला जाएगा ऑटो पोर्ट में, बैटरी हाँ, लगा के केवल वन टाइम ऑटो पोर्ट आएगा, वन टाइम। हाँ जी, उसके बाद फिर आपको बैटरी हर बार पोर्ट बनाएगा। विदाउट बैटरी हर बार पोर्ट बनाएगा, लेकिन विथ बैटरी केवल वन टाइम पोर्ट बनाएगा। दोबारा केबल आउट करके इन करेंगे तो पोर्ट नहीं बनाएगा। दूसरी बार फिर केबल निकाल के लगाएंगे, पोर्ट नहीं बनाएगा। जैसे ही बैटरी हटा देंगे तो फिर कंटिन्यू मतलब वो ऑलवेज हर बार पोर्ट बनाएगा, मतलब वो हर बार जितनी बार निकालेंगे लगाएंगे और फोन डेड रहेगा, ठीक है। तो आपको ये रजिस्टर ध्यान देना, ऑप्शन पिन। ये जरूरी नहीं है कि 632 में ही मिले, इस तरह से बहुत सारे फोन मिलेंगे आपको आने वाले टाइमों में, तो आपको ये चीजें याद रख के चलनी है, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कुछ मेंशन किया है क्या? हम इधर देख लेते हैं। सर एक सवाल था। हाँ बताइए सर, ये ऑप्शन चार्जिंग सेक्शन में बढ़ाए थे ना सर वो 632 में? हाँ, तो उसमें तो पोर्ट का नहीं बताए थे, वो तो फिक्स चार्जिंग में आके रुक जाएंगे बताए थे। आपने वेबसाइट वाली वीडियो नहीं देखा क्या, जो आपने इधर भी अपलोड किया? देखा हूँ सर, उसमें आपने बताया था कि मतलब एक फिक्स चार्जिंग में जाके रुक जाएगा अगर ये रजिस्टर ब्रेक हो गया। नहीं, आप दूसरा पॉइंट पे याद कर रहे हो। आप वो पुल डाउन चार्जिंग इनेबल वाली लाइन थी। हाँ, उसमें भी ऑप्शन ही लिखा होता है 632 में तो। नहीं, उस पे सी लिखा रहता है, स्पेशली 632 में बताया है ऑप्शन पिन 632 पीएमआई 632 में। उसमें सर आपने समझाया था कि अगर माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, एसपीएमआई लॉजिक है, तो उसके हिसाब से ये वाली रजिस्टर लगेगी, और I2C का प्रोटोकॉल है तो उसके साथ अलग लगेगी, ऐसे करके अलग लगेगी। वो चीज बताया था उसमें। जी सर। ये वीडियो साइट में है कि नहीं मेरे? सर ये वाली वीडियो साइट पे नहीं है। नहीं है? नहीं सर, वो आपने मेरे को क्लास में समझाई। कल याद दिलाइए, मैं कल इसको अपलोड कर देता हूँ वेबसाइट पे। ठीक है सर। और एक और नहीं है सर, एक आपने उसमें बोर्ड आईडी रजिस्टर का भी समझाया था पीएमआई 632 में। अच्छा, वो भी नहीं है? जब वो हल्की सी वोल्टेज बनती है 0.3 के आसपास, वो वाला। ठीक है, वो दोनों मैं अपलोड कर देता हूँ। जी सर। और चलिए, यहाँ पे आपका कंट्रोल कैसे पता चला कि ये कंट्रोल सेक्शन है? सीधी सी बात है, एसपीएमआई लॉजिक यहीं से कनेक्टेड है, यानी सीपीयू का जो कंट्रोल सेक्शन है, पावर आईसी यानी चार्जिंग आईसी का जो कंट्रोल सेक्शन है, दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये भी उसका कंट्रोल सेक्शन है, यहीं पे हमारा पावर ट्रिगर भी होगा। यानी कि सेक्शन कंट्रोल सेक्शन वही होगा जहां से हम उसको ट्रिगर कर लें, जहां से उसको हम ऑफ करा लें, जहां से उसको हम ऑन करा लें, जहां से उसकी सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। तो ये पूरा सिस्टम मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? एक यहाँ पे वीरेज सिस्टम 1.8, ये एक यहाँ से 1.8 जनरेट हो रहा है, ठीक है, और एक वीपीएच पावर आ रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे पुल डाउन मतलब पुल डाउन किया हुआ एक सर्किट है, और इसको टेस्ट ईएन वीपीपी लिख रहा है, जो ये डिफॉल्ट करके इसको इनेबल किया, पुल डाउन करके, लो करके। ऐसा हो सकता है किसी मॉडल में यहाँ पे वीपीएच कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट ग्राउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड करके ही इसको ऑन किया गया। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगा अगर, या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो वीपीएच में शॉर्टिंग आ जाएगी। ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये सिस्टम 1.8 में शॉर्टिंग आ जाएगी। और ये सिस्टम 1.8 कहाँ कनेक्टेड है, एक बार इसको हम यहाँ पे जब आ ही चुके हैं तो इसको भी हम देख ले। इसमें हो सकता है कि एक रजिस्टर लगा हो और उसके दूसरे साइड एल सीरीज की वोल्टेज कनेक्टेड हो, तो नहीं, यहाँ पे भी सिस्टम 1.8 एक जगह कनेक्टेड दिख रहा है, जो कि PMR आईसी है 735। इसके अंदर 4 पावर आईसी लगी हुई है। PMR के बारे में कुछ दिन पहले हमने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, इसको हम समझाएंगे अभी इसी क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे, मतलब ये फोन के जो सेक्शन पढ़ रहे हैं K40 Pro का, इसमें हम इस आईसी को भी समझेंगे। यहाँ पे भी हमारा 1.8 वोल्टेज है सिस्टम का, और इसके बाद ये हमारा थर्ड PM है, यानी मेन PM है 8350, उसमें भी कनेक्टेड है। और ये बन रहा है
1.8 सिस्टम, एक और आईसी दिख रही है यहाँ पे हमारा PMK आईसी, यानी कि PMK मतलब क्लॉक बफर आईसी, उसमें भी कनेक्टेड है। तो लो यहाँ पे एक नए वोल्टेज का मतलब समझ लो जन्म हो गया, दिख रहा है ना। और यहाँ पे एक और वोल्टेज है जो इस थर्ड PM में भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये PM भी हमारे लिए क्या हो गया, ये वोल्टेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज हो गया। अगर इस वोल्टेज में प्रॉब्लम, अब ये बनेगा कहाँ से, ये चार्जिंग आईसी से ही बनेगा और जितने भी आईसी हैं उनके अंदर कनेक्टेड होगा। यानी कि इसमें हम दो पावर गुड को कंसीडर करेंगे, एक फॉल्ट n होगा और एक सिस्टम 1.8 होगा, दिख रहा है। एक फॉल्ट n होगा और एक सिस्टम 1.8 होगा जो यहाँ से जनरेट होकर अदर जितने भी 4 आईसी, इसमें कितने आईसी लगी है मैं एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर दूं उसका, पहले 3 हो गया मेन हमारा, एक PMK हो गया, एक PMR हो गया, टोटल 5 आईसी लगी हुई है एक तरह से अगर देखा जाए तो, जो बूट सीक्वेंस को कंट्रोल कर रही है। तो एक तो हमारा यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा PMR और एक अदर हो जाएगा PMK। PMR दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक पावर के लिए होता है और एक होता है हमारा डिजिटल, मतलब डिजिटल सिग्नल को एक्टिवेट, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, क्लॉक बफर आईसी बोल सकते हैं। और ये एक PM8350C है, एक होगा PM8350। अभी PM8450 आ गया एक, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आईसी है, PM8350BH, ऐसे ही था, ठीक है। अब ये जो सर्किट दिख रही है, अब इसका हम इंपॉर्टेंट जितने भी लाइन है जिससे इसको हम ऑन करा सकते हैं उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। U5200, एक बार पूरा सर्कल कवर कर ले, फिर से ग्राउंड में आ गए, GPIO में आ गए, डिस्प्ले सेक्शन भी इस आईसी के अंदर अवेलेबल है, यूज नहीं किया गया वो बात अलग है। फिर से हम कंट्रोल सेक्शन में आ गए, ये इसके अंदर एक और सेक्शन दिख रहा है जो कि क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये हैप्टिक्स सेक्शन है। हैप्टिक्स मतलब वाइब्रेटर सर। ये हमारा हैप्टिक्स आउट माइनस हैप्टिक आउट प्लस दिख रहा है, ये हमारा वाइब्रेटर का है। जैसे ही हमारा फोन ऑन होता है तो यहाँ से वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है, तो ये सेक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट है ऑन कराने के लिए। और यहाँ पे स्लिप क्लॉक की भी रिक्वायरमेंट दिख रही है। फिर यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, हैप्टिक्स का क्लॉक और डेटा, जो कि हैप्टिक्स की I2C बोल सकते हो, ये कनेक्टेड कहाँ है, इसके लिए एक अलग से आईसी लगी हुई है या CPU से कनेक्टेड है। तो ये सीधा इसको कमांड दे रहा है CPU, सीधा इसको कमांड दे रहा है CPU। और यही लाइन हमारा WCD कोडेक में भी कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, WCD के अंदर कनेक्टेड है, कोडेक आईसी के अंदर भी यही लाइन हमारी कनेक्टेड है। यानी कि ऑडियो की जो कोडेक है और वाइब्रेटर है उन दोनों का रिलेशन है यहाँ पे चार्जिंग आईसी के साथ में। तो ऐसा हो सकता है कि ऑडियो के अंदर प्रॉब्लम आई और फोन डेड हो गया, या कोडेक के अंदर प्रॉब्लम आई, मतलब वही कोडेक के अंदर प्रॉब्लम आई फोन डेड हो गया, या इस सेक्शन में प्रॉब्लम आया और फोन डेड हो गया। तो ऑडियो कोडेक से भी यहाँ पे हमारे फोन में रीस्टार्ट की समस्या या डेड की समस्या आ सकती है, और आता भी है। पोको X3 Pro में, बहुत सारे फोन में आपने देखा होगा, फोन बार बार रीस्टार्ट कर रहा है और कोडेक आईसी हटा दिया, फोन चालू हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि CPU रिवॉल्व करने से ऑडियो कैमरा एक साथ सही हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जो I2C कोडेक में यूज की है वही I2C कैमरा में भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि दोनों I2C एक ही साथ कनेक्टेड होती है और दोनों एक साथ फॉल्ट हो जाता है, CPU की वजह से दोनों के अंदर एक साथ फॉल्ट आ जाता है और रिवॉल्व करने से दोनों एक साथ सही हो जाते हैं। ऐसा भी फोन है, मैं दिखाऊंगा आगे। अब देखिए यहाँ पे ये हैप्टिक सेक्शन में वाइब्रेटर को ऑन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और आपको वोल्टेज दिख रहा है जो कि अब तक के लिए हमने इस वोल्टेज को नहीं पढ़ा है, ये क्या वोल्टेज है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे VPH पावर समझ में आ रहा है कि ये इनपुट है इसकी, और यहाँ पे भी वही वोल्टेज कनेक्टेड है। तो ये फीडबैक HSB, यहाँ पे VRAGE HBST करके लिख रहा है कुछ, फिर यहाँ पे H पावर हैप्टिक्स दिख रहा है। तो ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसको अगर हम कॉपी करते हैं, हम सर्च करते हैं तो यहीं से घूम के ये यहीं रह जाएगा, दिख रहा है। इसका यूज पूरे बोर्ड में कहीं नहीं है, यानी कि ये एज ए VOB की तरह काम कर रहा है। जैसे VOB होता है ना,
उसी तरह से वीपीएच पावर यहाँ इन होते हैं, यहाँ से ये वोल्टेज आउट हो रहा है और इधर इन हो जा रहा है। तो आउट कहाँ से हो रहा है? अब इसमें आप बताइए आउट कहाँ से हो रहा है, कोई बताएगा? दोनों साइड, लेफ्ट साइड आउटपुट है या राइट साइड आउटपुट है? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन तो दोनों साइड आउट का शो कर रहा है, लेकिन एक साइड आउट है, एक साइड इन है। अब इस तरह के सर्किट को आप हमेशा अपना दिमाग लगा के यही समझोगे कि जहां आउटपुट में कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है, वही साइड क्या है? आउटपुट है। जिधर नहीं लगे हुए हैं वो क्या है? इनपुट है। दिख रहा है? यहाँ पे अंदर इंटरनल मॉसफेट होंगे, यहाँ पे स्विचिंग होगी और डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा, फिर प्योर वोल्टेज होके इधर इन हो रही है। मतलब आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटर के साइड आउटपुट है और अदर साइड इनपुट है। वीपीएच आने के बाद ये एक वोल्टेज बनेगा, रिटर्न इसमें इन होगा। और ये वोल्टेज होगा कितना? ये वोल्टेज 5 वोल्ट 4 वोल्ट के समथिंग, जैसे बीओबी होता है ना, उसी तरह से होगा। फिर ये इसका ग्राउंड है और इसको स्लिप क्लॉक की रिक्वायरमेंट है, यानी स्लिप क्लॉक कहाँ से आएगी? क्लॉक बफर आईसी से आएगी और सीपीयू इसको क्या कर रहा है? I2C से कंट्रोल कर रहा है। क्लॉक और डेटा भी इसमें कनेक्टेड है। साथ ही साथ इसको यहाँ से हैप्टिक स्विचिंग यहाँ से होगी, वाइब्रेटर। तो जैसे ही फोन वाइब्रेट करेगा तुरंत ऑन होता है, उसी टाइम ऑन हो, जैसे फोन ऑन होगा तुरंत वाइब्रेट करेगा। तो ये चीजें कंट्रोल कहाँ से हो रही है? सीपीयू से हो रही है। इसको सिग्नल इस तरह का कौन दे रहा है कि जैसे फोन ऑन होगा, स्लिप क्लॉक तो ऑलरेडी आती रहती है, पावर स्टेबल हो जाएगा तो स्लिप क्लॉक आती रहेगी। अगर स्लिप क्लॉक कट हो गई तो फिर पावर फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा इस तरह के फोन में। लेकिन अगर हम बात करें इस डेटा क्लॉक लाइन की, तो यही एक लाइन बच रहा है जो इसको डेटा देती है उस टाइम पे वाइब्रेट कराने के लिए जिस टाइम पे मेरा फोन ट्रिगर होता है, यानी ऑन होता है। तो ये सीपीयू से कमांड इसको मिलता है। यहाँ जैसे सीपीयू ऑन होगा तुरंत ये वाइब्रेट करेगी। और आगे इसके अंदर नंबर टाइप करते हैं U52। ठीक है, तो इसके अंदर और कोई सेक्शन अब नहीं है। रिटर्न हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम सारी चीजें ड्रॉ करेंगे, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले वीबस तक की कहानी ऑलरेडी पता है, वो चीजें हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर वो ड्रॉ करने चले तो बहुत पीछे लंबा हो जाएगा। ये पता है आप लोगों को वीबस कहाँ से आ रहा है? एक मॉसफेट लगा होगा, बीक्यू आईसी होगी, वहां से जनरेट होके आ रहा है सारी चीजें, ठीक है जी सर। हाँ, वीपीएच पावर बना और एक बूट कैपेसिटर इंडिविजुअल लगा इस तरह से, आपका वीपीएच के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। अब ये वीपीएच पावर कौन कौन सी आईसी को जाएगी? तो मेन आईसी को जाएगी, थर्ड पीएम को जाएगी, मतलब ये मेन पीएम ये है जहां पे मैं अभी फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेन पीएम है और ये थर्ड पीएम है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पीएम। अगर हम थर्ड उसको क्यों बोल रहे हैं? अगर हम फर्स्ट सेकंड के हिसाब से चले तो ये फर्स्ट होता है और इसको मेन बोलते हैं, सेकंड को मेन पीएम, और ये थर्ड पीएम है यानी कि ये सेकंड है। फिर हमारा फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ में ये आएगा जो बूट सीक्वेंस में आता है और फिफ्थ में ये आएगा जो डिजिटल नेटवर्क की डिजिटल वोल्टेज बनाता है, एसडीआर की। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोटल। तो चलिए इसके अंदर वीपीएच पावर जाती नहीं जाती? पीएमके में नहीं जाती, आप लोगों को पहले से मैं बता रखा हूँ, पीएमके के अंदर वीपीएच पावर नहीं जाती। पीएमआर में जाती नहीं जाती इसका कंफर्मेशन अभी करा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी अभी इतना याद नहीं है कि पीएमआर में जा रही नहीं जा रही। पीएमआर नहीं जा रही है क्योंकि वो 1.8 बनाती है, देख लेते हैं पीएमआर में ही है। हाँ ठीक है, जा रही है। यहाँ पे 1.25 और 0.8 ये वोल्टेज थोड़ी ज्यादा वोल्टेज है, स्विचिंग वोल्टेज है यहाँ पे। वीपीएच पावर यहाँ पे भी कनेक्टेड है। फिर से आ जाते हैं U5200। ठीक है, तो यहाँ पे पीएमआर के अंदर भी ये एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। अब हमें दूसरी लाइन क्या चेक करनी होगी? फर्स्ट हमने इतना चेक कर लिया कि वीपीएच पावर सभी जगह अवेलेबल है। अब हमें क्या चेक करनी होगी? इस सप्लाई का नाम क्या होगा? फॉल्ट एन। पीएमआर के अंदर फॉल्ट एन जा रहा है तो हम यहाँ पे सीधा फॉल्ट अंडरस्कोर एन लिख देते हैं
और सर्च कर लेते हैं। ये चार्जिंग आईसी में है, ये पीएमआर के अंदर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये हमारा मेन पीएम के अंदर कनेक्टेड है, ये हमारा पीएमके के अंदर भी कनेक्टेड है। पीएमके यानी कि क्लॉक वाली आईसी जो है, और ये हमारा थर्ड पीएम के अंदर भी कनेक्टेड है। और अगेन हमारा जहां से चले थे वहीं पे आ गया, यानी कि ये इसमें भी कनेक्टेड है। तो फर्स्ट हमें वीपीएस पावर बूट कैप पे 8 वोल्ट अगर मिला तो हमें ये कंफर्म होता है कि फॉल्ट एन भी बन रहा होगा। अब फॉल्ट एन इस फोन में टीपी दी है नहीं दी है, कंपोनेंट है नहीं है, इसकी स्कीमेटिक है, आप ढूंढ सकते हो। जिसकी नहीं होती है उसमें इस बॉल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि वो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो फर्स्ट वीपीएच के बाद सेकंड आपको फॉल्ट एन चेक करना होता है। इतना कर पाएंगे, वीपीएच और बूट कैप और फॉल्ट एन पे 1.8 बन रहा है। चार्जर लगा के विथ बैटरी भी आप यूज करोगे, यहाँ पे विथ बैटरी भी कनेक्ट करोगे, बैट भी कनेक्टेड होगी। इस तरह के फोनों में दिक्कत ये आती है कि आप विदाउट बैटरी लगाओगे तो वीपीएच पावर 2.7 बनेगा, ऐसा भी दिखता है, और विथ बैटरी आप लगाओगे चार्जर तो वीपीएच पावर 4 वोल्ट बनेगी। तो आपको दोनों कंडीशन में चेक करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको चेक करना है। वीपीएच पावर और बूट कैप पे 8 वोल्ट बना, फॉल्ट एन बना, तो आगे इन पावर आईसीज के ऊपर हमें थर्ड पावर चेक करना है, जो कि क्या है 1.8 की एक पावर है, उसके बाद फॉल्ट भी है, तो फॉल्ट बी से पहले 1.8 बनेगा। वीपीएच सॉरी फॉल्ट बी मैं बोल रहा हूँ, फॉल्ट एन बन गया, फॉल्ट एन के बाद बीओबी बनेगी, फिर 1.8 सिस्टम पावर बनेगा। तो बीओबी हमारी थर्ड पावर आईसी से बनेगी, एक कॉइल इस तरह से कनेक्टेड होगा इसमें, और यहीं से बीओबी पावर जनरेट होगा, जिसमें हमारा 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर इस तरह से सीक्वेंस में लगे होंगे, उसी के पास में चेक करना होगा। ये वीओबी पावर हमारा लगभग सभी जितने भी पावर वाली आईसी दिख रही हैं उनके अंदर कनेक्टेड होगी इस तरह से। पीएमआर और पीएमके के अंदर वीओबी कनेक्टेड नहीं होगी, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। बीओबी, ये वीरेज बीओबी है जो चार्जिंग आईसी के अंदर कनेक्टेड है, U5200 के अंदर। ये एक मॉसफेट है जो बैटरी की आईडी लाइन में लगी है, तो इसके ऊपर भी कनेक्टेड है। चलिए इस आईडी लाइन को हम अलग से समझा देंगे एक बार, फिर से यहाँ पे हम आ गए रिटर्न। ये हमारा कोडेक आईसी है जिसके अंदर कनेक्टेड है, WCD दिख रहा है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है ये आपको USB की MCU आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, यानी ऑडियो स्विच बता रहा है इसको, तो हाँ ठीक है। यहाँ पे एप्स SDA क्लॉक ऑडियो एंट्री, ये ऑडियो आईसी है जहां से आपका दो काम हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे SBU पिन पे SBU कनेक्टेड है, SBU सेंस, USB DP राइट लेफ्ट, CC इन, माइक और ऑडियो इंट्रिप। स्पीकर कनेक्टेड यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, और इसको ऑडियो स्विच बोला गया है S6000। ठीक है, MCU आईसी ही बोलेंगे इसको हम लोग, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जिसमें आपका CCID DPDM ऑडियो ये सारी चीजें, हेडफोन ये सब कनेक्टेड है। ये NM है, ये लगा नहीं होगा बोर्ड में। ये LDO कंपोनेंट पे दिख रहा है, टच पैड के 3 वोल्ट बनाने के लिए यूज कर रहा है वीओबी पावर। ये हमारा जैक है जो कि B2B जैक लग रहा है, ठीक है, B2B जैक है। और ये एक आईसी दिख रही है जो कि PM8008 दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग ही PM दिख रहा है आपको। तो ये PM कौन सा है, तो साफ साफ दिख रहा है ये कैमरा की वोल्टेज बनाने के लिए, जितनी भी कैमरा की वोल्टेज है सभी वोल्टेज को बनाने के लिए यहाँ पे एक अलग से PM डाल दिया। तो अगर हम इस तरह से पूरे पावर की बात करें तो एक और पावर आईसी इसके अंदर लगी हुई है, तो इस तरह से तो 6 पावर आईसी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये मेन पावर बूट सीक्वेंस में नहीं आती। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो फोन रिस्टार्ट में आएगा, ना कि फोन डेड हो जाएगा। आगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेस पे कनेक्टेड है वीओबी, और इसके बाद PMR आईसी आ गया, उसके अंदर भी वीओबी एंट्री कर रही है। फिर मेन PM के अंदर भी कनेक्टेड है, और फिर थर्ड PM के अंदर भी कनेक्टेड है, तो वहीं से जनरेट हो ही रही है। तो इस तरह से आप लोग ढूंढ पाएंगे इसको, वीओबी कहाँ कहाँ जा रही है। जस्ट यहाँ पे क्या थे, ये हमारी थर्ड PM है, और रिटर्न हम आ गए जहां से चले थे वहीं पे। तो वीओबी चेक करने के बाद हमें
ये VOB हमें PMR के अंदर भी दिखी है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह से ड्रॉ करके अदर सेक्शन, ठीक है, अदर सेक्शन, यानी कि और भी सेक्शन के अंदर VOB पावर हमारी एंट्री करती है। ये वोल्टेज कितनी होती है? 3.7 वोल्टेज। तो VOB चेक करने के बाद हमें एक 1.8 वोल्टेज और चाहिए, सिस्टम 1.8, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग ही पावर दिख रही है इस टाइम। ये एक हो गया, और इसी पावर को एक्सटेंड करके हम इसके अंदर भी ले लेते हैं। तो हो गया लगभग सभी जगहों पे। चलिए इसको एक बार हम फिर से वेरीफाई करा देते हैं। U5200, देखिए जब फंसेंगे आप तो इन सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है, तभी रिपेयर होगा फोन इजीली। उस टाइम जब आपकी वोल्टेज नहीं बन रही है, यहां से ये जनरेट होगी सिस्टम 1.8 वीरेज सिस्टम 1.8। यहाँ पे वीरेज L सीरीज की नहीं है ये, ना ही S सीरीज की, ये वीरेज सिस्टम है, वीरेज अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर 1.8। एक तरह से पावर ऑन वोल्टेज बोलेंगे इसको, जैसे दो तरह का होता है ना, फॉल्ट एंड पावर गुड, इस तरह से, तो दोनों यहाँ पे यूज किया गया है। यही Redmi Note 7 Pro में हमने देखा था PO ऑन लिखता था और एक फॉल्ट एन अलग से होता था, तो PO ऑन और फॉल्ट एन दोनों चीजें होती थी। तो जो PO ऑन वाला पोर्शन है या फॉल्ट एन वाला पोर्शन, उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करके सभी आईसी के अंदर ये कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा PMR के अंदर भी कनेक्टेड है, ये हमारा PM8350 यानी मेन PM के अंदर भी कनेक्टेड है, और ये हमारा PMK के अंदर भी कनेक्टेड है, ये हमारा थर्ड PM के अंदर भी कनेक्टेड है, और ये हमारा मेन चार्जिंग जहां से हम चले अभी वहां पे भी कनेक्टेड है। यानी कि सभी के अंदर ये 1.8 कनेक्टेड है। और इसका नाम क्या है, इसको सही से लिखते हैं, वीरेज अंडरस्कोर SYS अंडरस्कोर 1P8। 1P8 मतलब 1.8, 1.8 सिस्टम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1.8 सिस्टम SYS अंडरस्कोर 1.8। अगर इतना ही लिख के आप सर्च करोगे तो भी आपका जो है मिल जाएगा, ये SYS अंडरस्कोर 1P8। बस इतना मिलेगा तभी जाके आईसी जो है अपना आउटपुट बनाना शुरू करेंगे, जो भी पावर आईसी अपनी कॉइलों पर वोल्टेज बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्टिंग स्टेप होता है, जो कि बेसिक ही कह सकते हो आप इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं इसके अंदर, मान लो फिर भी आउटपुट नहीं बना रहा है, CPU और UFS आपने ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है, बोर्ड पे केवल पावर आईसीज लगे हुए हैं और आउटपुट नहीं बन रहा है, तो फिर उसके बिना CPU बोर्ड में लगा देना मतलब कोई मतलब नहीं है। पहले आउटपुट बन जाएगी, उसके बाद हम CPU लगाएंगे, तब जाके हमारा पोर्ट बनेगा, या फिर जो भी कंडीशन होगा, पोर्ट नहीं बनेगा तब भी वोल्टेज स्टेबल करेगा, तब हम जाके उसमें स्टोरेज लगाएंगे और लास्ट में रैम लगाएंगे तो फोन हमारा ऑन होगा। या फिर अगर फोन हाई बूटिंग में जाके रुकता है उस टाइम तो हम रैम चेंज भी करेंगे। तो फिजिकल डैमेज या फिर वाटर डैमेज के फोनों में ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन ओपन हो गई है, या फिर किसी ने प्रिंट ही ओपन कर दिया है, ऑलरेडी कहीं रिवॉल्व किया गया है फोन को, किसी ने ओपन किया है, उसका सील्ड कोई निकाला, कोई एक रजिस्टर का ग्राउंड निकल गया, फोन रीस्टार्ट मार रहा है, तो कैमरा सेक्शन में शॉर्टिंग है, फोन रीस्टार्ट मार रहा है, या फिर आपका PMR IC में शॉर्टिंग है, फोन रीस्टार्ट कर रहा है, या फिर आपका यहाँ जो चार्जिंग IC उसमें लगे हुए पुल डाउन रजिस्टर जो ग्राउंड किए हुए उसका ग्राउंड निकल गया है, फोन रीस्टार्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है। सील्ड निकली हुई है तो किसी रजिस्टर के पास से अगर निकली है तो ये देखना है कि वो रजिस्टर जो है जिसके पास से सील्ड निकली है तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसका दूसरा साइड ग्राउंड होता है, तो पता करिए वो रजिस्टर कनेक्ट कहाँ है और उसका दूसरा साइड ग्राउंड तो नहीं होता इस आईसी में। अगर होता है तो उसका ग्राउंड जंपर करके ट्राई करिए। चलिए ये हो गया एक पावर। उसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, उसके बाद हमें चेक करना होगा पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि अब वहां तक की तैयारी हो चुकी है, पावर आईसी अपने आउटपुट वोल्टेज बनाए। अगर इसके बावजूद भी पावर आईसी अपने आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाती है तो हमें ऐसा हो सकता है कि इस अभी तो चार्जिंग आईसी क्लियर है, अगर इतनी वोल्टेजेस बन रही है
तो ये क्लियर है कि चार्जिंग आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग आईसी के इंटरनल कैप को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। पावर आईसी से जुड़े हुए जो इंटरनल पावर सेक्शन है, जो छोटे छोटे पावर को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है बाहर, आईसी के इंटरनल वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए इस तरह की वोल्टेज कैपेसिटर लगाई जाती हैं। उस कैपेसिटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकती है जिससे आपकी वो आईसी आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है। या फिर दूसरा केस, उस आईसी के अंदर अब तक हमने यही पढ़ा है कि दो सेक्शन होता है, एक वी रेगुलेटेड 1 होता है जिस पर कॉइल कनेक्टेड होता है, और एक वी रेगुलेटेड 2 होता है जो एल सीरीज की वोल्टेज होती है। एक एस सीरीज की वोल्टेज होगी और एक एल सीरीज की वोल्टेज होगी, ठीक है। एलडीओ होगा, एक स्विचिंग वोल्टेज होगी। तो जो स्विचिंग वोल्टेज होगी एस सीरीज की होगी जो कॉइल के ऊपर स्विच करती है, और जो एलडीओ वोल्टेज होगी वो एल सीरीज की होगी, वो कैपेसिटर के ऊपर आपको मिलता है देखने को, डायरेक्ट कैपेसिटर से ही कनेक्टेड होती है, और स्विचिंग वाली कॉइल से होकर कैपेसिटर पे कनेक्टेड होती है। तो हमारा ये वी रेगुलेटेड 1 होता है और ये वी रेगुलेटेड 2 होता है। तो आउटपुट ना जनरेट करने की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी वी रेगुलेटेड 1 वाली कोई कॉइल पे फुल बजर आ रहा है दोनों पीएम के अंदर, या पीएमआर के अंदर। पीएमआर के अंदर भी हमारा हमने देखा है कि इसके अंदर भी वी रेगुलेटेड 1 है और वी रेगुलेटेड 2 है, यानी स्विचिंग वोल्टेज है और एलडीओ वोल्टेज है। स्विचिंग वोल्टेज है और एलडीओ वोल्टेज, यानी कि वी रेगुलेटेड 1 है और वी रेगुलेटेड 2 है। तो हमें यहाँ पे ये कंफर्म करना है, अभी पीएमके को टच नहीं करना है। पीएमके से क्या प्रॉब्लम आएगा हम आगे अभी एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे वी रेगुलेटेड 1 वॉइस आ रही मेरी? जी सर, आ रहा है सर। ठीक है जी सर। वी रेगुलेटेड 1, एक मिनट, मेरा फोन थोड़ा दूर रखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि किसी का मैसेज आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, वॉइस आ रही कंफर्म ना? सही है जी सर। तो देखिए पीएमआर की वजह से आपका वी रेगुलेटेड 1 और वी रेगुलेटेड 2 दिख रहा है, इसको भी आप चेक करोगे, इनमें कोई शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, एलडीओ में भी नहीं होना चाहिए, कॉइल पे भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पीएम पे भी किसी भी कॉइल पे फुल बजर नहीं होना चाहिए। और उसकी एलडीओ, तो कितनी लाइन होती है एलडीओ की? एक से लेके किसी में 10 लाइनें होती हैं, किसी में 20 लाइनें होती हैं। तो आप उन लाइन के नंबर्स को नोट कर लो, किसी भी स्कीमेटिक में जाओ, जितनी भी पिन नंबर है उस एलडीओ लाइन की, उसको एक कॉपी पर नोट कर लो आप। 15, 18, 22, 25 इस तरह से जितने भी नंबर होंगे, 10, 12, 15 नंबर होंगे, उनको एक कॉपी पे नोट कर लो। और इस आईसी का बिटमैप खोलो उस फोन का, या फिर नहीं है बिटमैप तो आप खुद नोज कट से पिन की नंबरिंग बना लो, और तुरंत उन सभी पिनों के ऊपर रीडिंग चेक कर लो। किसी एक पे बजर आ रहा होगा, ऐसा दिखेगा आप कि उस एलडीओ में से या किसी कॉइल सर्किट में से, कॉइल पे तो आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा मल्टीमीटर लगा के, ऐसा होगा कि किसी एक एलडीओ वाले में बीप आ रहा होगा, या इसमें से किसी एक एलडीओ वाले में से बीप आ रहा होगा। कॉइल पे तो आप सबसे पहले चेक करोगे, तो कॉइल पे नहीं आ रहा है फर्स्ट स्टेप में शॉर्टिंग, तो सेकंड स्टेप में शॉर्टिंग हो सकता है। तो एलडीओ वाले में देखोगे किसी एक में फुल बीप आ रहा है, और बीप आ रहा है, और उसी की वजह से सारी वोल्टेज नहीं बन रही। जैसे उस लाइन को बिटमैप से क्लिक करके, या फिर आप उस लाइन में ही सीपीयू हटाई है तो कोई डर है नहीं, उस लाइन में ही 3 वोल्ट 3 एम्पियर या 5 वोल्ट 5 एम्पियर डाल के चेक कर लोगे कि कौन सा सेक्शन हीट हो रहा है। जो भी आईसी या सेक्शन हीट हो रही है उसको रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। फिर हम पावर आईसी दोनों लगाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज बनने लगेगी। एक तो ये कंडीशन होता है। तो समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ? जिसकी स्कीमेटिक रहे ना रहे कैसे ढूंढेंगे उसको। तो ये तो हमारा चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी से हमें पहुंचना है पावर आईसी तक। तो इधर दोनों पावर आईसी लगी है, U42 और 4700। तो यहाँ पे ये इसकी जीपीआईओ सेक्शन है, ये इसका ग्राउंड सेक्शन है, ये इसका वीपीएच पावर, ये कंट्रोल सेक्शन है इसका। यहाँ पे एसपीएमआई लॉजिक कनेक्टेड है, फॉल्टेन है। । 94 पे 1.8 आएगा फॉल्टेन। ये इसका विलेज 1 है। तो आप कॉइल पे चेक कर लोगे, कॉइल पर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कॉइल पे शॉर्टिंग नहीं है फोन में। सेकंड सेक्शन है इसके अंदर, मतलब टोटल हमारी 12 कॉइल लगी हुई है इसमें, तो किसी कॉइल पे शॉर्टिंग। अब ये एलडीओ की बात आ जाती है, तो इसमें आपको चेक करना है 53, 64, 81, 54, 80, 92 तो दोनों सेम है, 79, 91 दोनों सेम है, 76, 69, 77, 102 ये सारी लाइन के नंबर्स को नोट कर लो, और बिटमैप या फिर किसी तरह से आप लाइन नंबर की काउंटिंग करो, और इन सभी पिनों पे बजर चेक करो। किसी भी पिन पे ऐसा हो सकता है कि फुल बजर आ रहा होगा, हो सकता है कि 64 पे फुल बजर आ रहा है, हो सकता है कि आपका 53 पर ही फुल बजर आ रहा है, और आपकी पावर आईसी कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है, ना ही मेन पीएम कर रही है, ना ही थर्ड पीएम कर रही है।
VOB भी नहीं बन रही है, ये कंडीशन हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, जब आउटपुट नहीं बनती है तो इस तरह से वीरेज 1 में भी सॉर्टिंग हो सकता है, वीरेज 2 में भी सॉर्टिंग हो सकता है। और तीनों पावर आईसी यहाँ पे जो दिख रहा है, तीनों पावर, अगर बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो फर्स्ट हम अदर सेक्शन में काम नहीं करेंगे, हम पहले चार्जिंग सेक्शन में ही काम करेंगे और मेन चार्जिंग आईसी पे ही उस काम करके हम इस 8 वोल्ट को जनरेट कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि फॉल्ट इन बनवाने की कोशिश करेंगे। वीपीएच के साथ में अगर फॉल्ट इन बनने लगा तो मतलब चार्जिंग आईसी का काम बूट सीक्वेंस में खत्म हो चुका है, यानी कि फोन को ऑन कराने के लिए चार्जिंग आईसी ओके है। उसके बाद हमारा आगे मेन पीएम और थर्ड पीएम और पीएमआर आईसी पे काम करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप कंडीशन में पीएम की आईसी पर काम नहीं करेंगे, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन कंडीशन में पीएम की आईसी पर काम करते हैं। पीएम की आईसी बोर्ड में नहीं भी रहेगी तो भी वोल्टेज बनने लगेगा, फ्लैक्चुएशन में बनेगा। तो यहाँ पे 8350 और 8350C के अंदर और पीएमआर आईसी जो लगी हुई है उसके अंदर वीरेज 1 और वीरेज 2 की सॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर सॉर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, देखेंगे वीपीएच वीओबी बना रहा है नहीं बना रहा है, थर्ड पीएम वीओबी बना रहा है नहीं बना रहा है। अगर वीओबी नहीं बन रहा है तो हम पहले थर्ड पीएम चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे वीओबी बना कि नहीं बना, नहीं बना तब हम मेन पीएम चेंज करेंगे। तो अगर आईसी के पैड में सॉर्टिंग नहीं है, वीरेज 1 वीरेज 2 प्रॉब्लम में नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है दोनों में, तो हम आईसी चेंज करेंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर उससे भी हमारा काम नहीं होता है तो हम इनसे जुड़े हुए इंटरनल पावर कैप जितने भी इस तरह के दिखेंगे उनको 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। चलिए देखते हैं वो कहाँ पे लगे हुए। इसके अंदर आपको ये इसका वीरेगुलेटेड 2 सेक्शन है जो मेन पावर आईसी है, ये इसका जीपीआईओ सेक्शन है, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ अभी नहीं है, ये इसका ग्राउंड लाइन है और यहाँ पे इसका कंट्रोल सेक्शन है। इसमें आपको यहाँ पे BYP वोल्टेज दिख रही है, जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर आपका फुल शॉर्ट हो गया तो आपकी आईसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक MSM रेफरेंस बन रहा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि सीपीयू की ये VDD VS बायस 2 वाली वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज, जो सीपीयू को ऑन कराने में इंपॉर्टेंस रोल रखती है, तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये हमारा शॉर्ट हो सकता है कैपेसिटर। आगे ये पूरा ग्राउंड है, मतलब ये पूरा सप्लाई लाइन है कॉइल वाली, इधर तो वैसा इंटरनल नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे कॉइल पे। तो बस इसमें एक ही कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ऐसे किसी किसी फोन में 2-2 3-3 कैपेसिटर भी होते हैं। हाँ, ये चीज भी आप देख लेना कि यहाँ पे जो 1.8 वाली सिस्टम वोल्टेज है कहीं यही तो नहीं शॉर्ट हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम 1.8 यही शॉर्ट हो गई है और आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे 1.5 करके एक वोल्टेज दिख रहा है जो वीरेज कॉन इन दिख रहा है, यहाँ पे ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गई है तो आपका आउटपुट नहीं बन रहा है। या यहाँ पे वीरेज SP 1.85 दिख रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है और कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, तो आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट ना बनाने के कंडीशन में आपको इस तरह से जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको आपको 1 बाय 1 चेक करना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पीएम के अंदर हम देखें अगर U4700, तो ये इसका ग्राउंड सेक्शन है, जीपीआईओ में यूज ही नहीं है इसका जीपीआईओ का। यहाँ पे BYP करके एक इंटरनल पावर कैप दिख रही है, ये चेक कर लो, ये कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हो गई है। ये सिस्टम 1.8 की ये पिन कनेक्टेड है, ओपन तो नहीं हो गई है, फॉल्ट एंड ओपन तो नहीं हो गई है। यहाँ पे VOB सेक्शन में तो शॉर्टिंग नहीं आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है, VOB लाइन ही फुल शॉर्ट है हमारी फोन के अंदर, यहाँ से कैपेसिटर पे। यहाँ पे कॉइल वाली सेक्शन तो आपने ऑलरेडी मल्टीमीटर से ही चेक कर लिया है, यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट चेक कर लिया कॉइलों पे और VPH चेक कर लिया तो इनसाइड चेक हो गया। फिर ये LDO सेक्शन की ये पिन की नंबर्स को नोट कर लो आप और इन सभी नंबर पे चेक करो, कोई लाइन पे फुल शॉर्ट नहीं आना चाहिए। अगर कोई लाइन पे फुल शॉर्ट है तो 100% उस लाइन की प्रॉब्लम है, उसको सही करेंगे, शॉर्ट मतलब वोल्टेज इन करके उसको हीट कराएंगे, जहां पे भी हीट होगा उसको हटाएंगे, तब जाके हमारा। अब याद रहे कभी भी अगर आपने किसी वोल्टेज को देखा कि ये लाइन शॉर्ट है तो आप इस लाइन को ट्रेस करो, पहले ट्रेस करो कि ये लाइन जाती कहाँ पे। मान लो ये लाइन शॉर्ट है तो हम इसको पहले इस तरह से कॉपी करेंगे, सर्च करेंगे इस फोन के अंदर और देखेंगे कहाँ कनेक्टेड है। तो ये हमारा कैमरे के लिए सप्लाई बना रही है पैड से, तो हो सकता है कैमरा सेक्शन में ये आगे जाके शॉर्ट हो रही है, या फिर ये जस्ट यहीं से बनी है। तो ये एक ऐसा हमने देख ही लिया कि ये सीधा कैमरे के लिए ही थी। तो
इसमें शॉर्टिंग होगा तो हमारा फोन विदाउट कैमरा तो ऑन हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट करेगा। तो ये कैमरा है, दिख रहा है कैमरा सेक्शन, तो यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर जो दिख रहे हैं ये शॉर्ट होंगे, यहाँ पे बजर आ रहा होगा आपको। तो ये तो अलग चीज है। इसी तरह से आपको कोई भी सप्लाई है, एक बार मैं और कोई सप्लाई देखना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे हम कोई और वोल्टेज ले लेते हैं, जैसे कि L5C का 1.8 है, इसको हमने कॉपी किया, ये लाइन शॉर्ट आया, इसको कॉपी किया, सर्च किया, तो ये दिख रहा है हमारा यहाँ पे एक जैक दिख रहा है, और ये जो जैक है ये आपको साफ नजर आ रहा है, अगर देखो तो ये डिस्प्ले जैक है, यानी कि MIPA लाइन यहाँ पे दिख रही है। और ये डिस्प्ले जैक पे वो भी किस काम के लिए कनेक्टेड है, SIM2 की डेटा पे पुल अप लाइन है ये, यानी कि इसमें शॉर्टिंग आएगी तो सिम नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से आपका फोन बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि पावर आईसी के अंदर वो पैड शॉर्ट है, तो पावर आईसी अदर वोल्टेजेस नहीं बना पा रही है, तो आपको देखना चाहिए, उसको रिमूव कराना है। फिर यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ये क्या आईसी है, NFC आईसी है, तो NFC के अंदर भी ये कनेक्टेड है यही वोल्टेज। फिर यहाँ पे ये कट किया, यूज नहीं इसका, यहाँ पे एक बार और NFC में ही कनेक्टेड है, एक मिनट, क्या NFC है, नहीं ये CPU है, ठीक है, CPU में भी ये वोल्टेज जा रही है, तो फिर सावधान हो जाइए यहाँ पे आप, कि यहाँ पे आप सीधा वोल्टेज नहीं डाल सकते हैं। और फिर थर्ड PM में भी कनेक्टेड है ये, मतलब थर्ड PM से ही जनरेट हो रही है ये, और ये डिस्प्ले जैक पे भी जा रही है, मतलब सिम जैक पे भी जा रही है। तो CPU में जा रही है ये वोल्टेज, CPU की PX5 पे जा रही है, यहाँ पे दिख रहा है CPU के कोर सेक्शन में PX5 पे जा रही है, PX6 पे जा रही है, ठीक है। तो हम इसमें वोल्टेज नहीं डाल सकते। अगर इसमें हमने वोल्टेज डाल दिया और ये लाइन CPU के अंदर जाके CPU को इस सेक्शन को डैमेज कर दिया, तो आपका फोन हमेशा के लिए सिम डिटेक्ट नहीं करेगा, या उसमें NFC एक्टिवेट नहीं होगी, या फोन रिस्टार्ट में आ जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उसमें वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करोगे। इस तरह की कंडीशन में अगर ये लाइन शॉर्ट है तो आप कोशिश करो कि सिम जैक के पास कोई एक आध जो कैपेसिटर दिख रहे हैं उनको रिमूव कर लो, या फिजिकल डैमेज चेक कर लो, अगर वहां से शॉर्टिंग हट गई तो ठीक, नहीं हट रही है तो आप CPU हटाओ, उसके बाद उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करोगे, उसके बाद उसको आप रिमूव कर पाओगे। नहीं तो आप पावर आईसी हटा के देख लो, इसके सेक्शन में लगे हुए जितने छोटे कैपेसिटर हैं यहाँ पे जैसे एक दिख रहा है, इनको हटा के चेक कर लो, 1 बाय 1 रिमूव करके चेक कर लो, अगर उससे काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर आपको वोल्टेज इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको CPU हटाना पड़ेगा। CPU हटाओ आप, उसके बाद देखो अगर शॉर्टिंग हट गई, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि CPU लगाने पे दोबारा शॉर्टिंग आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि CPU लगाने से फोन सही हो जाए, शॉर्टिंग आपकी ठीक हो जाए। वो CPU फोन गिरने की वजह से वहां पे शॉर्टिंग हो गया था, लीकेज हो गया था, बॉल आपस में कहीं टच हो रही थी, या फिर फोन काफी ज्यादा ओवर हीट होने से भी आपकी इस तरह से लीकेज आ जाती है, बाद में आप उसको रिवॉल्व कर देते हो, फिर वो लीकेज सही हो जाती है। तो कभी भी कोई भी फोन अगर आप रिवॉल्व करते हो, रिवॉल्विंग से फोन ऑन हो जाता है, तो उसमें थर्मल ग्लू का यूज जरूर करिए आप। बिना थर्मल ग्लू का यूज किए हुए अगर फोन को पैक करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फोन 1 हफ्ते 10 दिन में रिटर्न आ जाए, ठीक है। थर्मल ग्लू यूज कैसे करेंगे, कभी किया आप लोगों ने थर्मल ग्लू यूज? तो अभी के लिए हमारा इतना सर याद होना चाहिए सबको, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आगे देखेंगे। थर्मल ग्लू यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर मैंने थर्मल पैड मंगाए हुए ब्लू कलर के आते हैं, वो रख के देता हूं मैं। थर्मल पैड में भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोटा आ रहा है थर्मल पैड, वो पैनल टाइट हो जा रहा है बहुत ज्यादा कस के, थोड़ा वो जी मोटा आ रहा है, आपने देखा होगा उसको, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है। जी सर, रहती है ना, तो आप हाँ पैक करोगे तो वो आ थोड़ा रहा है बोर्ड OUL का, वो सही है। हाँ, तो पतला वाला थर्मल पैड आप यूज करिए, इस तरह से जो पतला होता है थोड़ा। जी सर। या फिर ग्लू आ रही है, थर्मल ग्लू, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के प्रोसेसर लगाई जाती है, थर्मल ग्रीस सर। हाँ, लेकिन उसको लगाने का प्रोसेस है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगता वो। पहले आप फोन के ऊपर, इको आ रहा है, बंद करिए, ये आपका पैनल वाला पोर्शन है, और मान लो यहाँ पे प्रोसेसर कनेक्ट होती है, यहाँ पे बोर्ड में एक हीट सिंक भी लगा होता है, आपने देखा होगा मेन प्रोसेसर के पास एक हीट सिंक लगी रहती है कॉपर की, ब्रांडेड फोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो जी सर, कॉपर की रहती है। तो हीट सिंक के ऊपर पूरा पेस्ट लगा दो आप, और बोर्ड जो है ना, जो उसके ऊपर आप रखने वाले हो, तो बोर्ड में CPU का जो पोर्शन है वही जाके इस पे टच होता है, तो CPU के पोर्शन पे आप टेप लगा दो यहाँ पे इस तरह से, नहीं तो ये ग्लू इसके अंदर जाएगी नीचे, तो फिर प्रॉब्लम करेगा, इसलिए टेप लगा दो आप, और उसके बाद उसको पैक करो आप।
तो ये बस ठंडा करेगा, कूलिंग का काम करेगा इसके लिए, और अंदर नहीं जाएगा इसके। ट्रांसपेरेंट टेप यूज कर सकते हैं। जी सर। और पूरी तरह से पैक मत कर देना आप टेप, मतलब टेप का एक एंड यहाँ बोर्ड में ओपन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जी सर। ऐसा नहीं है कि पूरे बोर्ड में ऐसे लपेट दिया, पूरा पैक कर दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया एयर उसके अंदर, ऐसा नहीं करना है। जी सर। उसको जगह मिलना चाहिए एयर पास करने के लिए। टेप लगा देते हैं तो पूरा इतना बड़ा टेप नहीं लगा देना है कि इसमें 3-4 राउंड लपेट दिया इस तरह से, पूरी तरह से उसका सीपीयू उसी में पैक हो गया। थोड़ी सी गैप रखनी है सर इसमें, गैप रखनी है, उससे क्या होगा कि हवा पास होता रहेगा और हीट सिंक पे हमारा कनेक्टेड रहेगा, तो वो फोन रिटर्न नहीं आएगा। आप मैट यूज करते हो ये वाला, तो मैट में मोटा मोटा मैट आ रहा है, बहुत ज्यादा, कोई कम आ रहा है, कोई ज्यादा आ रहा है, तो पतला वाला तो ठीक है। अगर आपने इसमें ज्यादा मोटा मैट डाल दिया और आपने फिर पावर बटन प्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम बटन प्रेस कर रहे हो, प्रेस नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर आप स्क्रू और ज्यादा टाइट कर रहे हो, बोर्ड बैंड हो जा रही है, फिर से सीपीयू डैमेज हो जाएगा। सीपीयू बहुत टाइटली प्रेस हो जा रही है उस मैट से। तो पतली वाली मैट मिल रही है जो थोड़ी लूज भी होती है, तो वो अच्छा है। लेकिन मोटे वाले जो आ रहे हैं, देखा था मैंने उसको, सही नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा यूज नहीं करता उसको, वो थोड़ा ज्यादा ही मोटा है। उसको चाहो तो आप बीच से 2 पार्ट में ब्लेड से कट कर लो, तब यूज कर लो आप। बीच से उसको 2 भाग में अलग कर लो आप, तब उसको यूज कर, एक यूएफएस पे लगा दो आप, एक सीपीयू पे लगा दो। ठीक है, तो इसका ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, स्टेप 1 जो दिख रहा है, ये आपको पहले याद करना है। इसके अंदर क्या नया आ गया? एक तो पीएमआर आईसी नया आ गया, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। पीएमके ऑलरेडी पढ़ा चुके थे हम पुराने बैच में भी। यहाँ पे सिस्टम 1.8 वोल्टेज के बारे में नहीं बताया था, ये एक नया वोल्टेज दिख रहा है। जी सर। बाकी सब कुछ सेम है। जी सर। तो इतना याद करिए, तो फिर आगे कल इसके आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ऐसे फोन को देखेंगे जिसके अंदर बिटमैप केवल है, स्कीमेटिक नहीं है। जी सर। ये इसका बेस है। अब मान लो ये चार्जिंग आईसी बूट कैप पे नहीं बना रही है, बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बना रही है, तो क्या करना चाहिए? हाँ बताइए हबीब जी। अगर चार्जिंग आईसी बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बना रही है तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या? हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, अभी जो वीरेज सिस्टम 1.8 इसमें है, तो अपन इससे पहले पढ़े थे वीरेज 1 से कॉइल्स आउट होता है, फिर वीरेज 2 सेक्शन जनरेट होता है, फिर वोल्टेज बनते हैं वीरेज के। तो ये मतलब ये किसमें बने थे? डायरेक्ट बन रहा है ऐसा? वो वाली सेक्शन नहीं है, ये कंट्रोल सेक्शन से बनता हुआ वोल्टेज है, ये कंट्रोल ओके सेक्शन सर, से बन ओके रहा हुआ। ना ही विरेज 1 से बन रहा है, ना ही विरेज 2 से बन रहा है, ये पावर आईसी के कंट्रोल, चार्जिंग आईसी के कंट्रोल सेक्शन से अदर आईसीज के कंट्रोल सेक्शन में ही जा रहा है। ओके सर, ओके सर। नहीं, इसका मतलब वीपीएच इनपुट होके वैसा बन रहा है क्या सर? मतलब हाँ, ये आपका सेकेंडरी स्टेप की वोल्टेज है ना, सेकेंडरी में नहीं बोल ठीक सकते है, इसको, ठीक है। थर्ड स्टेप की वोल्टेज है ये। यानी कि ये सीक्वेंस स्टार्ट होने से पहले की वोल्टेज है, कॉइल पावर बनने से अच्छा, पहले अच्छा। की वोल्टेज। ओके सर, ओके विरेज सर। विरेज 2 बनने से पहले की वोल्टेज है ये। ओके सर। उससे पहले ये इतनी तैयारी रहेगी। अगर इतनी वोल्टेज बना ले रहे हो आप, तो आपकी प्रॉब्लम जो है, अगर पैड टू पैड कनेक्टेड है सारी चीजें, फिर भी आउटपुट नहीं बना रही है, तो 100% प्रॉब्लम आपके सीपीयू में है, या फिर आपका बोर्ड कहीं फुल गया है, बोर्ड में फिजिकल डैमेज है। सीपीयू उठाते ही वोल्टेज बनने लगेगी, या फिर बोर्ड फुली हुई है। जी सर, जी सर। अक्सर ऐसे बड़े मॉडल आते हैं ना सर, थोड़ा बैंड ही आता है, या तो नहीं बनने जैसा आता है, कोई हीट मार के देता है, इतना खराब कर देते नहीं, हैं, तो तो मतलब। उस तरह के, देखिए, बड़े मॉडल के फोन को बनाने के लिए टाइम लेना सबसे पहली जरूरी है। अब जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो 40,000 50,000 का फोन है, अब खराब कर दिए। नहीं सर, दिखते तो अच्छे से, लेकिन वो आता ही है कंडीशन में, लो मतलब वो थोड़ा सा बेंड होके आता है, कोई तोड़ के लेके आया, कोई वो बेंड करके ठीक है, लेके आया। टाइम टाइम जो दे उसी का करना है, जो ना दे उसको रिटर्न कर दीजिए। आप जी भी जी क्या जी। मतलब है, टाइम नहीं है तो फिर खराब करने से मतलब यही है कि रिटर्न कर दें। सही बात। अब एक छोटी सी गलती कर देंगे, उसकी वजह से हो सकता है बोर्ड फुल गया, या फिर कोई और दिक्कत हो गई। डुअल बोर्ड है, बोर्ड सेपरेटर, वो सैंडविच बोर्ड है, वो हीट हो गया, फिर काम बढ़ गया, फिर उसको रिवॉल्व करो, फिर पावर उसमें इंस्टॉल करो, फिर तमाम चीजें, है ना। सही कह रहे हैं सर।
एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर काम कर पाएंगे और अगर आपको पता है कि ये चीजें हमारी आउटपुट कॉइल पे वोल्टेज बना रहा है फोन, तो क्या हम ये सारी चीजें चेक करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर हमारे पावर आईसी में कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है, एस वाली स्विचिंग पावर बन रही है, मतलब हम कोई चीज नहीं चेक करने वाले उसके अंदर। सीधा हम क्या चेक करने वाले हैं? रैम, यूएफएस, इनकी वोल्टेज और इनकी ईवीआई लाइन, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे सीपीयू भी हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब बस इतने पे काम करेंगे। अगर कॉइल वाली वोल्टेज बन रही है तो ज्यादातर लोगों का डीसी से काम करते हैं, वो डीसी लगाते हैं, देखते हैं कि 100-150 तक जा रहा है, सीधा सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, फोन ऑन हो जाता है। क्योंकि उस कंडीशन में कॉइल वाली पावर और एलडीओ पावर बनती रहती है फोन में, इधर सीक्वेंस में दिक्कत नहीं होता। और अगर लो बूटिंग में है फोन, 10 और 15 का ही करंट ले रहा है ट्रिगर करने पे, और कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है वो, तो आप सीपीयू रिवॉल्व कर दोगे तब भी फोन ऑन नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपको बूट सीक्वेंस पहले सही कराना है, फोन को हाई बूटिंग तक ले जाना है विदाउट रैम, ठीक है? उसके बाद ही आप फोन को रिपेयर कर पाएंगे। अगर लो बूटिंग में पड़ी हुई है और आपकी कॉइल की स्विचिंग पावर नहीं बन रही है, तो आपके फोन में सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद वोल्टेज अगर नहीं बनी तो फिर खत्म है। तो सीपीयू जब आप हटाना तो कॉइल वाली वोल्टेज जरूर चेक कर लेना कि फ्लैक्चुएशन में बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर कॉइल वाली वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में बन रही है या स्टेबल ही बन रही है, तो भी आप उसको ये समझ लेना कि सीक्वेंस बन चुका है, फिर हम उसके बाद सीपीयू डालेंगे तो पोर्ट बनेगा, ठीक है? और वीवो के 5G फोन के अंदर डायरेक्ट सीपीयू डालते पोर्ट नहीं बनेगा, मीडियाटेक वाले में है ना, उसमें आपको स्टोरेज भी डालना पड़ेगा, तब जाके पोर्ट बनेगा, तब जाके फोन ऑन होगा। मैंने ये सैमसंग M31 में देखा था ऐसा, यूएफएस लगाने के बाद ही वो स्टेबल हो रहा है। हाँ, तो उसमें आपकी सीपीयू के साथ में जो प्री लोडर है वो उसके अंदर है। जो सीपीयू के साथ प्री लोडर पहले होता था वो यूएफएस में चला गया है। अच्छा, तो सीपीयू अपना पोर्ट यूएफएस से जुड़ेगा तभी बनाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसको रिपीट करिए आप लोग, और कल मिलते हैं, फिर आगे इसी को स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 इसका। ओके सर, गुड नाइट सर। इसका जी सर। पॉइंट लिख देते हैं, जाते जाते इसका पॉइंट लिख देते हैं ताकि आपको काम देगा। फर्स्ट वी बस हो गया, सेकंड वीपीएच हो गया, थर्ड वीपीएफ हो गया, फोर्थ नंबर पे आपको वीओबी चेक करना है, फोर्थ नंबर पे वीओबी चेक करना है, फिफ्थ नंबर पे सिस्टम पावर 1.8 चेक करना है। इतना हो जाने के बाद 7 नंबर पे आपको मेन पावर आईसी का स्विचिंग और एलडीओ पावर चेक करना है, 6 नंबर। 7 नंबर थर्ड पावर आईसी का, 8 नंबर पीएमआर का। यहाँ पे भी सॉर्टिंग केवल चेक करना है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है तो एसडीआर की वोल्टेज है, ठीक है? फिर पीएमके पे आगे आपको तब काम करना है जब वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में होता है। तो फिलहाल इस पे अभी आपको काम नहीं करना है, आगे हम सेकंड स्टेप में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जी सर। मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर।